जो थी संविधान सभा किसकी वजह से बनी, कौन सी कमीशन इसके लिए आया था, कब आया था, सबके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा की पहली बैठक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक ठीक कब हुआ भाई? 9 दिसंबर 1946। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? सबसे बुजुर्ग होने के नाते इन्हीं को क्या बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि जानते हैं जब आपका कोई नया कैबिनेट आता है तो उसमें उसी तरीके से इस वक्त संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष चुने गए। इनके बाद अध्यक्ष किसे चुना गया? अगली बैठक हुई 11 दिसंबर। दिनांक वही रहेगा ठीक। कौन बना? राजेंद्र प्रसाद। आपके प्रथम राष्ट्रपति जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, वो अगले क्या चुने गए? अध्यक्ष चुने गए। इनको अस्थायी अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष थे, मतलब पूरे संविधान सभा में यही अध्यक्ष बने रहेंगे। ठीक है। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी यहाँ पे संविधान सभा में? 299। कितनी थी? 200। लेकिन बीच में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और संविधान सभा में बैठने से मना कर दिया। ठीक है। संविधान सभा का बहिष्कार किसके द्वारा किया गया? मुस्लिम लीग। स्थापना कब हुई मुस्लिम लीग की? 1906। याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उस दिन आए थे केवल 211 लोग पहली बैठक में। तीन जून 1947 को कैबिनेट मिशन नहीं सॉरी माउंटबेटन योजना के तहत योजना की बैठक हुई। अब इस बैठक में यह निर्णय किया गया कि कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान का होगा और कौन सा क्षेत्र भारत का होगा। इसी माउंटबेटन योजना में एक व्यक्ति को चुना गया जिसका नाम था सर रेडक्लिफ और इसी ने भारत पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण किया। सर रेडक्लिफ। आगे चले। चले। संविधान सभा की तीसरी बैठक जो इंपॉर्टेंट बैठक में से जानी जाती है उसमें आपके
पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के सामने किसको प्रस्तुत किया? प्रस्तावना। और इस प्रस्तावना को कहा, क्या कहा? संविधान की आत्मा। दो बातें याद रखिएगा बाबू हमेशा। आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? जब पूछे जवाहरलाल नेहरू के परिप्रेक्ष्य में तो आप कहेंगे संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, और जब पूछेगा बाबा भीमराव अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में तो आप आंसर देंगे किसका? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का उपबंध। ठीक, अनुच्छेद संख्या 32 संवैधानिक उपचारों का उपबंध। ये मैं बताऊंगा, और अब तब आप लोग ये निर्णय करिएगा कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है संविधान में। आत्मा कहने का अधिकार किसको है? प्रस्तावना को है या फिर अनुच्छेद 32 को? ठीक, अनुच्छेद 32 मुझे लगता है अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे संविधान तो आपको रियलिटी पता चलेगी कितने अधिकार आपको प्राप्त हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि मुझको ये मेरे अधिकार हैं। से अगर घर में मिठाई आई और छोटा भाई खा गया साला, आपका भी शौक खा गया, किससे कहोगे? अनुच्छेद 32 किससे कहोगे? हाईकोर्ट चले जाओगे क्या? चले तो मम्मी पापा से कहोगे तो वही दिलवाएंगे ना फिर से। तो जो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है हम उसी के पास जाते हैं। तो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर हमारे अधिकार छीने जाते हैं, और ये नहीं केवल कोई इंसान नहीं हमारे अधिकार छीन सकता, बल्कि गवर्नमेंट भी हमारे अधिकार को छीनती है। तो गवर्नमेंट से हमारी रक्षा करने के लिए कोर्ट बनाई गई है, और कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन जो कार्यपालिका होती है और व्यवस्थापिका होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका मतलब कि सरकार, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन दोनों गवर्नमेंट से हटकर इसका फैसला होता है। कहने का मतलब समझिएगा थोड़ा सा मेरी बात। जैसे मान लीजिए आपकी सरकारें हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अब ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अलग हटके न्यायपालिका काम करती है। बात नहीं करी बाबू। न्यायपालिका काम करती है। न्यायपालिका का काम होता है कि वो न्याय करे, ये ना देखे कि किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं है। मतलब इसके फैसले पे एक्शन ये लोग नहीं ले सकते, जबकि ये सरकार में है, पावर में है, इनके पास बहुत पावर है, लेकिन ये इनके फैसले पर उंगली नहीं उठा सकते। जो न्यायपालिका कहेगी इनको करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। एक बार गवर्नमेंट का और न्यायपालिका का घमासान हो चुका है। जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो चाहती थी ऐसा कुछ कर दें जिससे न्यायपालिका इंटरफेयर करना ही बंद कर दे, कि न्यायपालिका कुछ भी बोले हमको करना अपना ही है। ऐसा कुछ नियम बना रही थी, क्योंकि सरकार के पास तो नियम बनाने का अधिकार है ना, वो कुछ भी नियम बना दे। नियम बना दे कि न्यायपालिका बीच में बोलेगी ही नहीं, न्यायपालिका को ही हटा दो, न्याय करने की जरूरत ही नहीं है, अधिकार है सारा मिटा दो। लेकिन संविधान के अनुसार सब कुछ चलना है। तो संविधान में अब संविधान अब ये क्या कहती थी, ये सरकार चाहेगी तो कुछ भी संशोधन कर सकती है ना संविधान में। तो न्यायपालिका ने उस समय कहा बेटा तुम कुछ भी संशोधन कर दो, लेकिन मूल ढांचे को नहीं कन्वर्ट कर सकते। मूल ढांचा पढ़ाऊंगा। जैसे मान लीजिए अब कहेंगे कि संविधान जो बना हुआ है, अब संविधान को उलट कर दो पूरा, न्यायपालिका को उठा के बाहर फेंक दो, न्यायपालिका की जरूरत नहीं है। चाहती तो ये भी कर सकती थी ना। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो तुम संशोधन करो, लेकिन औकात में रहेगी, औकात से बाहर ना जाओ। औकात तुम्हारी यही है कि न्यायपालिका जो नियम बनाएगी, जो नियम कहेगी ये मूल ढांचा के अंतर्गत है, उसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मूल ढांचा नहीं है तो उसमें संशोधन करिए। अब कल को आप कहेंगे कि कल से कोई मौलिक अधिकार नहीं है, जिसकी जमीन हड़पना है हड़प लो, किसी को बोलने मत दो, किसी को आंदोलन मत करने दो, किसी को कुछ भी करने मत दो, किसी को समानता का अधिकार मत दो। कोई बड़ा इंसान है छोटे इंसान के साथ बच के रह नहीं सकता, किसी को नौकरी दो किसी को मत दो, जिसको मन करे उसको नौकरी दो, जिसको मन करे उसको मत दो। तो ये कौन सा अधिकार है आपका? इस तरह तो देश ही बिखर जाएगा, आंदोलन ही होने लगेगा, पता चला गृह युद्ध हो गया, कोई देश आके अटैक कर दिया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहा है। इसलिए न्यायपालिका ने कहा कि एक मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे में रह के रहो। घर के भी नियम कानून जब टूटते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। लड़का भाई 7 बजे आ रहा था, अब 12 बजे आ रहा है, तो माँ बाप को भी बुरा लगता है, अरे ये क्या कर रहा है। तो कहते हैं नियम कानून से घर में रहा,
ना रबत भगा दो जीवा जब अरे कमा दमा तो समझ में आई नहीं बात है। ठीक है, आगे चले, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा अगर दिक्कत है। हो गया है, कर लीजिए बेटा। चले, इसको नोट कर लीजिएगा अगर आपके पास ना हो तो। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। दो उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष का नाम था एच.सी. मुखर्जी। क्या नाम था? मुखर्जी लोग कहाँ के होते हैं? ये मुखर्जी जो जाति है ना, ये जो पीछे टाइटल लगती है मुखर्जी, वो हमेशा याद रखिएगा कि वो पश्चिम बंगाल के होते हैं। कहाँ के होते हैं? वेस्ट बंगाल के होते हैं। हाँ, टी.टी. कृष्णामाचारी, ये 2 लोग उपाध्यक्ष। संविधान किसने लिखा? प्रेम बिहारी सही बता रहे हैं, प्रेम बिहारी नारायण राजदा। संविधान, जब आपसे बोला जाए कि संविधान को बनाया किसने, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अच्छा देखिए, 2 बात होती है, संविधान इतना जटिल था कि इसको कोई बना ही नहीं सकता। मतलब बनाने के लिए बड़ा जटिल प्रोसेस था उसका। कैसे पहले शुरुआत होगी, जैसे आपसे कह दिया जाए कि जाओ पीपीटी बना लो, तो पहले ये तो जानो कि पीपीटी क्या है। किसी को बनाते देखोगे तब तो कि कैसे बन रहा है, कैसे कहाँ से क्या क्या चीजें ली जा रही है, कैसे कैसे बनाना है, ये सारी चीजें आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। प्रोसेस ही नहीं पता है, आप उतर गए। संविधान बनाने का सबसे बड़ा प्रोसेस है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पता था, क्योंकि वो अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ चुके थे, जिसकी वजह से उनको ये पता था कि किस संविधान में क्या खासियत है। मान के चलिए कि मेरे घर केवल बना है दाल चावल, और आप लोग घर अलग अलग पकवान, किसी घर मिठाई, किसी घर रसगुल्ला, किसी घर चमचम, किसी घर मलपुआ, किसी के घर अलग अलग व्यंजन बने थे। ठीक, अब मैं गया सबके घर से थोड़ा थोड़ा लेके आया, मैं गया सबके घर से थोड़ा थोड़ा लेके आया। सबसे ज्यादा फायदे में कौन? तो वो है इंडिया। इंडिया ने क्या किया, हर देश से थोड़ा थोड़ा ले लिया जो जो अच्छा था, और अब सबसे अच्छा कौन हो गया? इंडिया। यही है संविधान के स्रोत। अगली हेडिंग है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत, कहां से कौन सा संविधान लिया गया है? ठीक, कहां से कौन सा संविधान लिया गया है? मैंने बताया था आप लोग को, सन 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत के संविधान का लगभग 75% यहीं से। कौन सा अधिनियम? भारतीय संविधान का भारत शासन अधिनियम। पहला क्या? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम सन 1900 ठीक है, चले आगे। पहला लिखेगा क्या था? संघीय तंत्र। संघीय तंत्र। अच्छा, ये संघीय तंत्र क्या होता है? एक एक शब्द का मतलब समझते चलिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे अगर भागूंगा तो समझा नहीं पाऊंगा। संघीय तंत्र का मतलब होता है यूनियन सिस्टम। इस पे इंग्लिश लिखना और कठिन।
यूनियन सिस्टम का मतलब होता है, देखो संघीय दो प्रकार के होते हैं, एक फेडरेशन होता है, एक यूनियन होता है। इंडिया इज अ यूनियन। इंडिया क्या है? यूनियन है। मतलब थोड़ा समझिएगा इसका। हमारा देश एक ऐसा संगठन है, राज्यों का संगठन है, जिसको अगर जो एक बार इस देश में आ गया वो फिर इस देश से नहीं निकल सकता। ये भारत की नीति, इसी को यूनियन और फेडरेशन दो प्रकार के, दोनों का मतलब होता है संघ। फेडरेशन का मतलब भी होता है संघ और यूनियन का मतलब भी होता है संघ। लेकिन अमेरिका भी एक संघीय देश है और भारत भी एक संघीय देश है, लेकिन अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। यूनियन का मतलब एक, ये जो भारत में एक बार आ गया वो कितना भी चाहे अलग होना, हम अलग ना होने देंगे। एक बार शादी हो गई भारत में हिंदुओं में तो तलाक का सिस्टम नहीं है। इंग्लिश में डाइवोर्स कहते हैं और तलाक करते हैं उर्दू में। हिंदी में तलाक शब्द ही नहीं है। तो जो भारत में एक बार आ गया फिर नहीं निकलने दूंगा बेटा, चाहे कितना भी। और फेडरेशन है अमेरिका। फेडरेशन अमेरिका में, अच्छा अमेरिका के झंडे में कितने तारे? अमेरिका के झंडे में 50 तारे। 50 तारे 50 राज्यों को डिनोट करते हैं। आज जाके गिन लीजिएगा, अमेरिका के झंडे में 50 तारे और 50 तारे किसको डिनोट करते हैं? अलग अलग राज्यों को। हर राज्य उससे जुड़ना चाहता है। क्यों जुड़ना चाहता है भाई? क्योंकि वो ताकतवर है। अब देखो, भले तुम्हारे रिलेशन में कोई कुछ ना हो, लेकिन बहुत ढेर रिलेशन में कोई चाचा विधायक हो। हमारे चाचा है ना विधायक, कहाँ है विधायक? भले चाचा ना जानते हो आप कौन है, लेकिन आप जानते हैं ना चाचा कौन है, तो बस आते रहेंगे हमारे चाचा वो है। उसी तरह अमेरिका पावरफुल है, तो सब कहता है हम भी अमेरिका, सब चाहता है कि अमेरिका से जुड़ा रहे। क्यों? क्योंकि फायदे में रहेगा। जो अमेरिका से जुड़ा रहेगा फायदे में रहेगा, क्योंकि अमेरिका ताकतवर देश है। सभी लोग चाहते हैं ताकतवर लोगों से जुड़े रहे। अब मुकेश अंबानी कंपनी में हमारे पापा काम करें, भला इसमें काम करते हैं, मुकेश अंबानी ना जानता हूं, लेकिन काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? मुकेश अंबानी को तो सब जानता है। जैसे गांव में लोग कभी भूल से कोई मिल जाता है, कौन है गांव से बाबू? फला गांव से। फला गांव में फला के जाने ला, हाँ वो तो हमारे चाचा हैं। तो ऐसे ही लोग पता करते हैं ना कि हाँ, बड़े इंसान का नाम पूछते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है? फेडरेशन में लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन संघ में लोग जुड़ना नहीं चाहते। अब फेडरेशन से वो अलग हो जाएंगे तो उनकी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी, इसलिए फेडरेशन से जुड़ गए। जैसे हमारे यहाँ अमेरिका में, जब अमेरिका का मैप देखेंगे तो अमेरिका का एक राज्य है जो बिल्कुल अलग है उससे, इसका नाम है अलास्का। अलास्का को खरीदा था उसने रूस से। रूस ने ये समझ के बेच दिया कि अलास्का तो केवल बर्फ से ढका हुआ एक मलबा है, उसमें कुछ नहीं। लेकिन अलास्का में वो चीजें हैं जो जब तक इंसान अनभिज्ञ रहता है, क्या ही सोचो, बहुत सस्ते में बेच दिया। इतने में तो आपकी आजमगढ़ की जमीनें ना बिकती होंगी, इतने सस्ते में बेच दिया। ठीक है, आगे चले। चलिए, संघीय तंत्र समझ में आया? संघ क्या होता है? जब भी मैं संघ का नाम लूंगा आप केंद्र से समझिएगा, केंद्र शासन या फिर मेन शासन। ठीक है, आगे से जब भी मैं संघ का नाम लूंगा। राज्यपाल का कार्यकाल बहुत उबाऊ चीज है। राज्यपाल का कार्यकाल थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करूं। अब देखिए, ये संविधान आ गया तो संविधान उसको एक साथ लेके चलना पड़ेगा और बहुत कुछ समझानी पड़ेगी। राज्यपाल का कार्यकाल कितना उबाऊ चीज है। राज्यपाल का कार्यकाल, इसका कोई कार्यकाल ही नहीं होता ही नहीं कार्यकाल। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब समझिए, मैं चाहूं तो भी लिखवा खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझको। जिसे मान लीजिए गवर्नमेंट बन गई केंद्र सरकार में मोदी जी की, माफ करिएगा भैया अगर देख भी ले रहे होंगे तो मेरे ऊपर एक्शन मत लीजिएगा, क्योंकि इनसे कैमरे से मोदी जी भी देख लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि उनके खिलाफ बोलना बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो राज्यपाल जो होता है ना, राज्यपाल का, केंद्र सरकार जो होती है, केंद्र सरकार डिसाइड करती है किस राज्य में राज्यपाल कौन होगा। अब मान लीजिए कि एमपी में गलती से किसी अदर पार्टी की, पार्टी नंबर ए की और पार्टी नंबर बी जो शासन कर रहा है केंद्र में, ठीक। अब पार्टी नंबर ए की सरकार बन गई। अब पार्टी नंबर बी क्या करेगा? अपना एक व्यक्ति भेजेगा राज्यपाल बना के। हर राज्य में राज्यपाल होना चाहिए और वो डिसाइड करेगा कौन? केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार इसमें अपना राज्यपाल बना के भेजेगी। अब अगर उस राज्य में थोड़ा भी 3-5 होता पता चला, वो तुरंत इंफॉर्मेशन देगी केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार को जैसे पता चलेगा यहाँ 3-5 हो रहा है, मंत्री तनिको इधर उधर हो रहे हैं, तुरंत उन मंत्रियों को खींच के अपने मिला लेगी और फिर उस बी पार्टी की सरकार इसमें बन जाएगी।
और ऐसा हर राज्य में हो रहा है, हर एक राज्य में हो रहा है। आजकल आप एग्जांपल देखते रहिए ना, बिहार में, बिहार का देखिए कि नहीं रणनीति, किसकी सरकार थी? तेजस्वी प्लस नीतीश। जैसे ही राज्यपाल को पता चला नीतीश थोड़ा दिक्कत में है, नीतीश ने बताया राज्यपाल को और राज्यपाल ने बताया केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने मिला लिया और बन गई बीजेपी की। बात समझ में आई? और राज्यपाल जब तक बन करे तब तक रहेगा, जब तक उसको मतलब राष्ट्रपति हटाए ना, और राष्ट्रपति हटाएगा कब? जब प्रधानमंत्री कहेगा। बात मेरी समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो दिक्कत, नो परेशानी। आगे चलो। न्यायपालिका, आगे बढ़ेंगे। न्यायपालिका क्या है? मैंने अभी न्यायपालिका के बारे में बताया ना कि न्यायपालिका किसी के फेवर में काम नहीं करती, कभी भी किसी के फेवर में काम नहीं करती। कहने का मतलब क्या है? अगर न्यायपालिका में नियुक्ति भी जो होती है उसको केंद्र सरकार कंट्रोल नहीं करता है, उसमें नियुक्तियां कोलिजियम प्रणाली द्वारा होती हैं। कोलिजियम एक प्रणाली होती है, इसमें कुछ जजों की एक कमेटी बैठती है और फिर वो चुनती है कि कौन अच्छा जज है, उसी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है। मेन सिस्टम यही है। अब न्यायपालिका में कोई भी सरकार का हिस्सा नहीं, कोई भाग नहीं होता। अगर मान लीजिए सरकार का कोई भी योगदान होता तो सरकार के खिलाफ एक्शन लेने में कितनी दिक्कत होती, सोचिए। अगर मान लीजिए सरकार ने किसी को एक जज बना दिया, एक जज है जो सरकार का है, मान लो एक जज है सरकार का है, अब मान लीजिए सरकार के आदमी पे एक्शन लेना है तो कोई ले पाएगा? भाई हमको आपकी वजह से नौकरी मिली है, ठीक, मान लीजिए मिल गई, अब आपने कोई गलत काम कर दिया, हम आपको जेल में डाल सकते? आपको भूला कि ना गद्दारी, यही वर्ड आएगा, गद्दारी। हम ही आपको वहां पहुंचा, हम ही को जेल में डाल रहे हैं, ठीक। बात समझ आई? समझ में आई कि नहीं? तो जो हमको नियुक्त करता है इसका मतलब ये होता है कि व्यवस्थापिका मतलब सरकार और कार्यपालिका मतलब ये सरकारी समझ लो। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से न्यायपालिका अलग है, पृथक करती है। ये अनुच्छेद संख्या 49 में मैं पढ़ाऊंगा, तो अनुच्छेद संख्या पढ़ाऊंगा, बताऊंगा आपको, ठीक है, कि अनुच्छेद संख्या किस अनुच्छेद संख्या में है वो। तो मेरी बात हुई कि न्यायपालिका किससे अलग होती है? सरकार से। सरकार का कोई योगदान इसमें नहीं होता, सीधी सीधी बात, बस इतना समझिए। और ये कहां से दिया गया? भारत संसद अधिनियम सन 1935। याद रखिए कहां से लिए गए। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, इसी के आगे संघ जोड़ दिए, संघ लोक सेवा आयोग, इसी का नाम है यूपीएससी। सही है ना? बोल रहा यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है भाई? उस दिन पढ़ाया था, याद रखा करिए आप लोग। जीएस को हमेशा करंट अफेयर तक कनेक्ट करके रखा करिए। मनोज सोनी, टीवी नहीं है ये। आपातकालीन संयुक्त राज्य अमेरिका से करिए, अब भारत का अधिनियम हो गया, ठीक है। यूएसए से क्या क्या लिया गया है? एक बात एकदम आसानी से याद रखिएगा, ठीक है। बाबू, अगर संविधान रटा नहीं जाता समझा जाता है। अगर आपने संविधान को समझ लिया तो संविधान आपका है, वरना अपने घर चला जाएगा वो। पहला लिखेगा मूल अधिकार, कहां से लिया गया है? मूल अधिकार, संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है, कहां से लिया गया है? अच्छा, मूल अधिकार मतलब क्या होता है? मूल अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, जो आपको संविधान में अधिकार दिए गए हैं उसको ही क्या कहते हैं? मूल अधिकार। कहां से लिया गया? यूएसए से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मैंने भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की ना कि किसी के दबाव में काम नहीं करेगी, आप होंगे। अच्छा, अभी जज मान लीजिए सुनवाई करेगा, मन करे तो करेगा, नहीं मन करे तो ना करेगा, तुम उसको कहे जज सुनो मेरी केस है, मेरा देखो, इसी तरह तारीख पे तारीख पड़ती रहती है।
जब मन करता है तब देखता है। बात समझ में आ रही है? उसका जब मन करेगा तब देखेगा। आप होंगे कहीं के विधायक, सांसद, फर्क नहीं पड़ता। अगर स्वतंत्र न्यायपालिका है तो, मैं बात स्वतंत्र न्यायपालिका की कर रहा हूं कि अगर वो स्वतंत्र है तो आप बाहरी दबाव से उसको काम नहीं करवा सकते। बात समझ में आ रही है? आप कहेंगे चलिए हमारा केस देखिए, नहीं देखे भाई, जो लीगल है उसी हिसाब से देखेगा वो। इसीलिए कई बार जजों को बहुत ज्यादा सुरक्षा दी जाती है, कोई जज पे कोई आंच ना आ जाए, वरना अगर जज ही डर जाएगा तो गलत फैसला देगा, और गलत फैसला देगा तो समझ सकते हैं जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको मिलेगा नहीं, और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल जाएगा। मतलब हमेशा अपराधी बन जाएगा और जो निर्दोष होगा फंस जाएगा। हमेशा यही होगा अगर जज दबाव में काम करेगा तो जज का फ्री होना बहुत जरूरी है। अगर वो फ्री नहीं होगा तो सही फैसला नहीं दे पाएगा। और एक ऐसा केस था ना उन्नाव वाला, अपने लोगों ने उस वक्त न्यूज़पेपर तो पढ़ते नहीं होंगे, मोबाइल से छुट्टी मिलती नहीं होगी, अच्छी बात है ना मिले, ठीक है। तो किसी कोई लड़की थी ना उन्नाव की, मुझे याद नहीं, लॉकडाउन के केस का टाइम है, उन्नाव लॉकडाउन से पहले का है। उन्नाव में क्या किया था ना, किसी सांसद थे, कुलदीप सेंगर करके हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करें आप मिल जाएंगे, कुलदीप सेंगर। अब पार्टी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कैमरा है, तो उस पार्टी के थे वो। और क्या हुआ कि पहले तो उसके साथ दुष्कर्म हुआ। उस दुष्कर्म के बाद जब उसके पिताजी एफआईआर करवाने गए, उसके पिताजी को जेल में बंद किया गया, टॉर्चर किया गया, मर गए। फिर उनके चाचा गए, चाचा को भी अरेस्ट किया गया, फिर मारा गया, वो भी मर गए। फिर उसके बाद उनकी माताजी और उनके वकील जा रहे थे एफआईआर करने, गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया गया, माताजी भी गई, बस लड़की बची थी। तब उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, ऑर्डर दिया, तो जाके एफआईआर दर्ज हुई। वो 1 महीने का टाइम हो गया तो एफआईआर नहीं हुई थी उनके खिलाफ। और जब एफआईआर हुई तो हाई कोर्ट ने वहां से अपना फैसला रेफर कर दिया पटियाला हाई कोर्ट में, ताकि पटियाला हाई कोर्ट में सुनवाई हो। क्योंकि जो उस जिसकी रूलिंग पार्टी थी, रूलिंग पार्टी का ही तो दबाव बन सकता था ना कोर्ट पे। तो कोर्ट ने कहा कि हमारा फैसला यहाँ से नहीं होगा, हमारा फैसला पटियाला हाई कोर्ट से होगा, पटियाला हाई कोर्ट जो कहेगी वही होगा। और कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ चल रहा है मुकदमा, और वो हैं जेल में। और चुनाव लड़ी थी ना कांग्रेस ने उसको टिकट दिया था ना उन्नाव से इस बार, ठीक है। चलिए स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब समझ में आया क्या है, आगे चले। न्यायिक पुनरावलोकन, कुछ देखिए जो शब्द नहीं समझ में आएंगे आप मुझसे पूछिए, क्योंकि संविधान एक ऐसा शब्द, मतलब एक ऐसी चीज है जहां जब अब किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे आसान जरूरत है कि आपको उसके शब्द समझ में आने चाहिए। अगर शब्द समझ में आ रहे हैं तो आपको संविधान रटना नहीं पड़ेगा, बस समझ में आ जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, बस समझना है। और उसके शब्द समझ जाएंगे तो उसका पूरा मतलब समझ जाएंगे। न्यायिक, न्यायिक मतलब न्याय से संबंधित है, न्यायिक। पुनरावलोकन, पुनरा मतलब पुनः, वलोकन मतलब अवलोकन, अवलोकन मतलब जो फैसला दिया है उसको फिर से देखो कि सही है या गलत है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय को फिर से देखो, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति है किसके पास, कोर्ट के पास। ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से। आगे चले। उपराष्ट्रपति का पद, भारत में पहले कोई उपराष्ट्रपति नहीं था, उप प्रधानमंत्री था, ठीक। तो उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है, अमेरिका के। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रखती है उपराष्ट्रपति। भारत की एक लड़की, बहुत सही पकड़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति बहुत पुराना नाम है, रीता गीता इसे। हाँ रीता गीता, बहुत रीता गीता याद आ रही है। हाँ कमला, हाँ क्या नाम है उनका, कमला हैरिस, नाम सही है ना यार, थोड़ा देख लेना। तो किसी और का नाम नहीं लिख दिया। लिख लीजिए उसको, थोड़ा गूगल कर लीजिए। कमला हैरिस, मुझे जहां तक लगा सही है, आगे देखते हैं। अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
के जजों पर महाभियोग। सर आपका कमला हसीन हैरिस, कमला हैरिस है क्या? ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर महाभियोग, सही है। महाभियोग, महाभियोग का मतलब क्या होता है? जब किसी को, किसी बड़े पद को, जैसे कि खासकर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पे नहीं लगता, राष्ट्रपति या जजों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं महाअभियोग। क्या कहते हैं? एक बात यही याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद संख्या 61 राष्ट्रपति पर महाअभियोग, अभी से याद रख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम देने जाना है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो तो आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रपति पर महाअभियोग किस में लगता है, किस अनुच्छेद के तहत? 61। आगे चलें। कनाडा है, बेनी पतला, कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ है, कितने लोगों को पता है? सशक्त केंद्र, सशक्त संघ या केंद्र, जहां संघ लिखे वहीं पे केंद्र भी समझ सकते हैं। सशक्त संघ के साथ, सशक्त संघ के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है। इसको केंद्र भी कहीं कहीं लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर राजधानी बताइए। बता दे रहा हूँ, क्या परेशान हो रहे हैं। सशक्त संघ के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ भाई, अभी मैंने बताया था संघीय व्यवस्था क्या होती है। ऐसी व्यवस्था जिसमें एक बार कोई आ जाए, जाने ही ना देंगे हम। ठीक। कनाडा की राजधानी ओटावा है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमने अभी क्या नाम है, भारत शासन अधिनियम में बोला था कि राज्यपाल का कार्यकाल नहीं होता। कार्यकाल मतलब कब तक रहेगा वो तो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, और राष्ट्रपति को कौन बताएगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो कहता है राष्ट्रपति वो करता है। करता राष्ट्रपति है, करता तो प्रधानमंत्री है, लेकिन करवाता कौन है? करवाता प्रधानमंत्री, करता राष्ट्रपति है। मतलब पीछे से चलाने वाला कोई और करने वाला कोई और, ठीक है। आगे चले। अगला हमारा है अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में। कितने लोग को ये नहीं पता कि अपशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? जो मतलब अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी। मैंने ये बताया था, देखिए जब मैं कहा ना कि किसी भी सब्जेक्ट का, ना केवल इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर उनके शब्द आपको समझ में आ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उसको रटना नहीं तो समझना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको शब्द समझा दूंगा, आपको समझना रटना नहीं पड़ेगा। कुछ चीजें जो आपको रटनी पड़ती है भाई, वो तो लाजमी सी बात है कि जिसको आपको नहीं रटेंगे तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो कुछ चीजें रट लीजिए, कुछ चीजें समझ लीजिए। जो समझने लायक है मैं समझा दूंगा, जो रटने लायक है आप लोग थोड़ा मेहनत कर लीजिए, ठीक है। अपशिष्ट शक्तियां कहाँ है? केंद्र। अपशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या है, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। अपशिष्ट शक्तियों का अर्थ ये होता है, जैसे 3 सूची बनी थी हमारे पास, जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेगा। एक राज्य सूची और एक संघ सूची और एक
समवर्ती समवर्ती सूची। अब इन सूचियों के बाद जब समय बीता, ये तो संविधान के समय बनी थी, लेकिन समय बीतने के साथ कुछ चीजें हमारे देश में और घटने लगी। जैसे इंटरनेट आ गया, इंटरनेट से क्राइम होने लगा तो साइबर क्राइम का नाम आ गया। ठीक, बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई जो कि बदलाव के साथ आई। तो उन चीजों को, उन विषयों को कौन हैंडल करेगा? उन विषयों को कौन हैंडल करेगा? और केंद्र में रहेंगी। ठीक, और सोचो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इतना तक सोच लिया था कि आगे भी कुछ विषय बढ़ सकता है, और उसको भी उन्होंने इसमें शामिल कर दिया, लिख दिया था। ऐसा नहीं कुछ हमने बनावटी किया है, उन्होंने पहले से ही सब विचार करके रखा था कि आगे भी कुछ ऐसे विषय आ सकते हैं जिनके बारे में हमें अभी वर्तमान में कोई समस्या नहीं, लेकिन आगे कुछ ऐसे विषय आ सकते हैं जो अभी आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए अपशिष्ट सूची बना के रखी थी, और वो किस देश से लेकर रखा था उन्होंने? कनाडा से ले रखा था। चलिए आगे। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र सरकार, मैंने बताया ना, केंद्र सरकार डिसाइड करती है राज्यपाल कहां जाएगा। राज्यपालों की नियुक्ति। कोई दिक्कत? चलिए आगे चले। अब एक बात और है, सर्वोच्च न्यायालय को हम लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है कि अपने न्याय का जो निर्णय है परामर्श कर सकती है। न्याय निर्णय में परामर्श कर सकती है, सलाह ले सकती है। हाँ, ऐसे शब्द जब नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए मुझसे, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करेंगे तो नोट करिए, फोटो खींचिए, स्क्रीनशॉट तो लेंगे नहीं, ऑनलाइन पढ़ नहीं रहे आप लोग। ठीक है, चले। चले। अब ब्रिटेन वाले हमारे पे शासन कर रहे थे, थोड़ा ब्रिटेन वालों के बारे में पढ़ लेते हैं। कितना पेज पढ़ा दिए? ये तो एक्स्ट्रा ही पढ़ा। ब्रिटेन के संविधान से हम लोग क्या लिए थे? ब्रिटेन की राजधानी ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है भैया? किस नदी किनारे? टेम्स। धन निष्कासन की नीति के बारे में किसने बताया था? धन निष्कासन की नीति के बारे में किसने बताया था? दादा भाई नरौजी। ठीक है, ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन कहाँ है? किस महाद्वीप में है ब्रिटेन? यूरोप। ब्रिटेन वाले ही हमारे ऊपर कब्जा करते हैं। अच्छा, जहां एक बात और याद रखिएगा, आप लोग को ये कंफ्यूजन होती होगी कौन कौन सा देश फुटबॉल खेलता है, कौन कौन सा देश क्रिकेट खेलता है। जितने देशों पर अंग्रेजों ने राज किया वो देश क्रिकेट खेलते हैं, और जिसपे फ्रांसीसी और पुर्तगालियों ने शासन किया वो सब फुटबॉल खेलते हैं। क्योंकि फ्रांस और पुर्तगाल क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। अरे लियोनेल मेसी पुर्तगाल का ही तो है। लियोनेल मेसी बात कर रहा हूँ, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुना है ना? हाँ। कितना बड़ा प्लेयर है वो उसके पिताजी माली थे। माली से वो क्या क्या बन गया। इतने होटल उसके चलते हैं कि मत पूछो ही मत। बहुत अमीर, शादी नहीं किया है।
चले ब्रिटेन के बारे में बात करें। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। शटर बंद होगा। बंद है सर, शटर बंद है, अरे जा रही है खुला है। संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ क्या होता है? संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ क्या होता है? शटर की बात है। संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ होता है कि कुछ जो कैबिनेट होती है, ठीक है, कुछ मंत्रियों का जो समर्थन होता है, वो सारे समर्थन एक साथ बैठ के कुछ भी शासन करेंगे। मतलब कोई भी नियम कानून बनेगा तो उसमें कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं बना सकता। उसको बनाने के लिए कम से कम आपको बहुमत में रहना पड़ेगा। जैसे मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर इधर उधर सोचेंगे तो फिर आपका चला जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ होता है संसद, और संसद में बैठता कौन है? संसद में कौन बैठता है? सांसद। अब मान लीजिए इनको कोई विधि बनानी है, कोई विधि बनानी है, कोई नियम बनाना है। एक होता है राज्यसभा, राज्यसभा, और ये क्या है? देर नहीं, भूकंप सब आना शुरू हो जाता है। मान लीजिए राज्यसभा में 100 लोग हैं, लोकसभा में 200 लोग हैं, मान के चलिए, उतने हैं नहीं, उससे ज्यादा है। तो अब इसमें हमको चाहिए कम से कम 60 लोगों का समर्थन। यहां चाहिए 110 लोगों का समर्थन, 60 लोगों का समर्थन चाहिए और 110 लोगों का समर्थन यहां पे चाहिए था। यहां पे क्या हुआ कि एक पार्टी जो थी उसके पास सांसद, जो सरकार बनाई है उसके पास सांसदों की कमी थी, तो इसने क्या किया, 60 लोगों का समर्थन चाहिए था लेकिन 40 लोगों ने ही दिया, ठीक, और यहां पे 110 ने दे दिया, मान लो 120 ने दे दिया, बात समझ आई? तो यहां अगर 120 ने दे दिया तो यहां तो नियम पास हो गया, लेकिन यहां 40 ने नहीं दिया, 60 ने नहीं दिया, तो यहां नियम नहीं बन पाएगा। नियम को, किसी भी नियम को या किसी भी कानून को बनाने के लिए दोनों जगहों से परमिशन जरूरी होती है। जो भी यहाँ सांसद है, जो यहाँ सांसद है, दोनों सांसदों को मिला के जब बनेगा तो नियम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इसी को संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। आपको इतने डिटेल में कहीं भी आप यूट्यूब पढ़ लीजिएगा, पूरा यूट्यूब खाली है, पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर बताइए कि ऐसे संसदीय शासन प्रणाली पढ़ाई गई थी या नहीं पढ़ाई गई। एक एक वर्ड का मतलब बता रहा हूं, चाहूं तो भी लिखवा के चला जाऊंगा, क्या पता है आपको कि इसका मतलब क्या होता है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब समझ में आया कि संसद के लोग मिलकर शासन करेंगे। ऐसे एक व्यक्ति कोई कानून नहीं बना सकता, प्रधानमंत्री चाहे जो मन करे तो कानून नहीं बना देंगे, उनको भी संसद के लोगों से समर्थन लेना पड़ेगा। अगर वो समर्थन नहीं देंगे तो क्या होगा? नहीं पास होगा। हमारी समर्थन ही नहीं दिए तो कभी कभी आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव का नाम सुना है? वही होता है अविश्वास प्रस्ताव। जैसे मान लीजिए आपके साथ जितने विधायक हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं आपके साथ नहीं, मैं किसी और के साथ हूं, आपके खिलाफ अविश्वास आ जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। कहने का मतलब कि आपको साबित करना पड़ेगा कि आपके पास कितने विधायक हैं, फिर से चुनाव होगा उसी संसद में। अगर आपके पास कम विधायक मिले बहुमत से, आपकी सरकार गिर जाएगी और फिर दूसरी सरकार, दूसरी पार्टी आएगी, फिर वो अपना दिखाएगी मेरे पास इतने विधायक हैं और मैं सरकार बना ली। जैसे बिहार में बीजेपी के साथ जेडीयू ने किया। जेडीयू मतलब कौन सी पार्टी? नीतीश की पार्टी। नीतीश ने क्या किया, पहले तेजस्वी के साथ थी तो तेजस्वी के साथ सरकार बना ली। अब तेजस्वी जब देखा कि तेजस्वी नौकरी दे रहे हैं और अपना नाम क्यों कर रहे हैं कि भाई जो काम कर रहा है वो नौकरी दे रहा था, अब वो क्या किया कि उनको लगा कि हमारा नाम दब रहा है, तो यहां से हटके कहां चले गए? बीजेपी में। और बीजेपी में क्या कर लिया? गठबंधन। तो सरकार बची नहीं, उनके पास भी पर्याप्त विधायक रहे, बीजेपी के पास भी थे, दोनों मिलके बहुमत में आ गए। उसके पहले तेजस्वी के साथ जेडीयू का था,
अब बीजेपी के साथ जेडीयू का है, जेडीयू ऐसी चीज है कि किसी के साथ भी गठबंधन, मतलब इसकी शादी किसी से भी हो सकती है। हमेशा तलाक, अमेरिका है, अमेरिका में जो औरतें होती है ना, उनकी शादी साल मतलब जीवन भर में 10 शादियां करती हैं, और आदमी भी वैसे 10 शादियां करते हैं। आगे चले, संसद की शासन बढ़ानी, हाँ उनके लिए यही कानून है। अब जब चाहे तब डिवोर्स दे सकते हैं। उनकी क्या एक शादी है ही नहीं ना, वो 10 शादी करो, 20 शादी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक जिंदा हो तब तक शादी करते रहो। सर हमारे यहाँ नहीं लागू हो सकता है? हाँ? हमारे यहाँ नहीं लागू हो सकता? नहीं बाबू, हमारे यहाँ देखिए एक कानून, देखिए एक कानून भी कल का आया, आपको बता दूं। जैसे आपको लगता है कि अपने परदादा के दादा मतलब 7वीं पीढ़ी में अभी शादी नहीं कर सकते, अगर आप कोई, देखिए आप लोगों में से ये जनरेशन बड़ा हो गया है, सबको पता है क्या होता है ये सब। तो अगर आपको लगता है कि अपने दादा के 7वीं पीढ़ी में भी, 7 पीढ़ी मना होता है, 7 पीढ़ी तक मना होता है शादी हिंदुओं में, और आपको लग रहा है कि हम अपने 7वीं पीढ़ी में भी शादी कर लें, या आपसे किसी का रिलेशन चल रहा है या आपके आसपास चल रहा है, तो आपको बता दूं कि केवल हिंदू धर्म के खिलाफ ही नहीं, ये कानून के खिलाफ भी आप शादी नहीं कर सकते। ये संवैधानिक नियम आ चुका है, अपने फैमिली में 7वीं पीढ़ी तक आप शादी नहीं कर सकते। सिर्फ शादी के लिए आया है ना? शादी के लिए ही आया है, आप प्यार करिए, खुल के प्यार करिए, लेकिन शादी नहीं कर सकते, ठीक है? वो बहन ही होती हैं बाबू, आप साथ, ये संवैधानिक कानून आ चुका है, आप इसमें कुछ संशोधन नहीं कर सकते। और ये आया क्यों था? क्योंकि कहा जाता था, पहले वेदों में बताया गया कि अगर ऐसा करेंगे तो आप, क्या होता है, जो आपके वंशानुगत बीमारियां होती हैं, वो क्या पता किसी दूसरे वंश से शादी करने पे, दूसरे गोत्र में शादी करने पर वो बीमारियों का निदान हो जाए। लेकिन जब आप एक ही गोत्र में शादी करेंगे तो वो गोत्र के हिसाब से वो बीमारी आपकी पूरी फैमिली में बनती रहेगी, और फिर आप उस बीमारी से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। कुछ बीमारियां जो होती है वंशानुगत होती हैं, इसीलिए ये नियम हिंदू धर्म में बनाया गया था। लेकिन कुछ महान पूज्य लोग आ गए जो अपने फैमिली में ही स्टार्ट हो गए, इस वजह से ये नियम लाना पड़ा। बात समझ में आई? तो बाकी कल पढ़ाएंगे, टाइम हो गया लगभग, ओवर हो रहा है ना? भाई ठीक हो रहा है। ठीक है, पढ़ाने पे सर आगे तो मुझे सर पढ़ा लेट आया मुझे। आप पढ़ाइए, वो छोड़िए। क्या बता रहा था? संस्कृति शासन प्रणाली, विधि का शासन। चलिए, बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ रही है बात मेरी? संस्कृति शासन प्रणाली कितने लोगों को नहीं समझ में आई ना? आगे चले, विधि का शासन क्या है? ब्रिटेन था ना ये? ब्रिटेन, ध्यान से पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। पहला क्या था? संसदीय शासन प्रणाली, कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। समझ में आना चाहिए। विधि का शासन, विधि का शासन। अगर आपको कोई बात मेरी समझ में ना आए तो एक बार जरूर व्यू पे जाइएगा, वीडियो देखिएगा जरूर, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आपको नहीं आया होगा फिर से देखिएगा। विधि का शासन का मतलब क्या है? अच्छा, आपके पूरे देश में सबसे बड़ा कौन? अगर संवैधानिक रूप से माना जाए सबसे बड़ा कौन? राष्ट्रपति। बहुत अच्छा। और कोई बताएगा? प्रधानमंत्री? तब कौन? मुख्यमंत्री? भगवान? न्यायाधीश भी तो होगा। हाँ, अब मैं बताऊं, सबसे बड़ा संविधान। न जज के कहने पे कुछ होगा, न प्रधानमंत्री के कहने पे कुछ होगा, न राष्ट्रपति के कहने पे कुछ होगा वही जो संविधान में लिखा है, और यही है विधि का शासन। विधि मतलब नियम, शासन उसी का होगा जो विधि कहेगी। ठीक, धारा फला फला के अकॉर्डिंग आपने ये क्राइम किया है तो फला फला के अकॉर्डिंग आपको ये सजा है, तो वही सजा होती है। कोई अलग से फांसी की सजा नहीं देता है कि नहीं तुम वहीं कर दियो तुमको फांसी होगी। आपने जो क्राइम किया है उसी अकॉर्डिंग जो सजा लिखी है वही हम दे सकते हैं, अलग से अपनी सजा नहीं जोड़ के न्यायाधीश देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो विधि का शासन है। अगर कुछ काम गलत किया आपने और आप विक्टिम हैं, उस विक्टिम को जो क्राइम किया है उस क्राइम के अकॉर्डिंग एक सजा लिखी है आईपीसी में,
उसी आईपीसी के धारा के तहत आपको सजा दी जाएगी। अलग से नहीं लाके ना ही बाबू तुम वही किए हो तुमको वही मिलेगा, तुमको वही किए तुमको। अब नरक थोड़ी है कि अब जाओ पकौड़े में छाना जाएगा, तेल में फ्राई किया जाएगा, ये वगैरह कुछ नहीं ऐसा होता है। आपका एक नियम लिख दिया गया है आईपीसी में। आईपीसी समझ में आती है ना आईपीसी क्या है? आईपीसी क्या है? आईपीसी इंडियन पिनल कोड सन 1961 में आया। तुमने लिखवाया इसको तो सीरीज लिखवाया होगा सन की। क्या मैं पढ़ाता हूँ, मुझे याद रहता है। किसमें सन बताइएगा? 1861 देख लीजिए, लिखवाया हूँ मैं, मुझे याद रहता है आपको बहुत। चलिए आईपीसी आया था, तब से आईपीसी चल रहा है। चलिए आगे पता है विधि का शासन समझ में आए, संसदीय शासन समझ में आए, आगे चलते हैं थोड़ा सा ना। उसके बाद क्या है? विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया इसका अर्थ क्या होता है? किसी को समझ में आ रहा है ये विधायी प्रक्रिया क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई भी काम विधि के तौर तरीके से होता है, नियम से होगा। जैसे मान लीजिए आपने केस लड़ा, ठीक, कोई क्राइम किया, तो क्राइम में सबसे पहले क्या होगा? पहले आपके खिलाफ एफआईआर होगी। एफआईआर के बाद आपकी जांच होगी, पड़ताल होगी कि आपने ये क्राइम किया कि नहीं किया, किया है तो क्यों किया है, किस वजह से किया है। उसके बाद आप फिर से कर सकते हैं, चार्जशीट बनेगी, चार्जशीट जाएगी आपकी क्राइम की, आपने ये क्राइम किया, उस अकॉर्डिंग जो क्राइम में आप इन्वॉल्व होंगे उस हिसाब से आपको सजा होगी। डायरेक्ट नहीं कि आपको मर्डर करते देख लिया तुरंत जेल में डाल दिया, आप जीवन भर जेल में रहिए, आजीवन हो गए, ये नहीं है। विधायी प्रक्रिया है, विधि का काम करने का एक प्रक्रिया है। आपने भले से जज के सामने गोली मारी है, लेकिन पहले आप पे केस चलेगा। आपने क्यों मारी है वो तो प्रूफ होना चाहिए। बहुत सारे लोग गोली मार के भी बच जाते हैं, जज के सामने गोली मार देंगे तभी बच जाएंगे। भाई केस क्या है, कैसे बच गए? बचने का अपना एक तरीका है। अब मान लीजिए कोई आदमी है, आपके तरफ बंदूक ताना है, और जैसे ही उसकी नजर हटी आपने बंदूक छून के उसको गोली मार दी। इस केस में आपको सजा थोड़ी होगी, क्योंकि जज भी तो देख रहा है कि अगर इससे बंदूक छून के इसको नहीं मारता तो ये तो इसको लिटाने वाला था, तो अपनी जान बचाने के लिए उसने उसको मार दी। आत्मरक्षा में हो जाएगा ना? बस आत्मरक्षा। अच्छा पुलिस वाले क्या कहते हैं? भागो, पुलिस में भागो। पुलिस मूवी देखिए ना, भागो। अगर वो भागेगा नहीं तो वो पुलिस को प्रूफ कैसे करेगा कि ये भाग रहा था? हाथ से छुड़ा के बाद जब एनकाउंटर करते हैं, अगर वो सामने गोली खाएगा तो कैसे कहेगा? मिर्जापुर कितने लोगों ने देखी, देखे है ना? उसको कहता है गुड्डू भैया को, भागो, नहीं भागता, सीने में गोली मारी। सीने में गोली मारेगा तो एनकाउंटर प्रूफ ही नहीं होगा, और जब एनकाउंटर प्रूफ नहीं होगा तो पुलिस बेचारा फंस जाएगा। इस वजह से कहता भागो, तो कहते मारोगे तो नहीं तो मार देते, क्योंकि ये इनको प्रूफ करना है ना। ये अब इटौरा जेल है ना, इटौरा जेल से जब कोई साथी अपराधी होता है ना, तो जब उसको जेल में रखना रहता है तो पुलिस वाले, अब ये कहाँ तक सही है मैंने भी सुना है, सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ, जब पुलिस वालों को साथ में रखना रहता है ना तो उसको क्या करते हैं, बाहर ले जाते हैं और उसको पैर में गोली मारते हैं, और ये प्रूफ करते हैं कि भाग रहा था, और उसको भागते समय पैर में गोली मार दी। अब जब भाग रहा था तो इसकी सजा और बढ़ जाती है, और फिर वो और जेल में रहता है। बात समझ आई? तो ऐसा होता है, मैंने सुना है कहीं, मैं जानता नहीं भाई। ठीक है, विधायी प्रक्रिया। तो कोई भी काम किससे होगा? विधि से होगा। आपने कितना भी बड़ा, जैसे कसाब था, सबको पता था कसाब ने सबको मारा है, लेकिन उसको भी वकील दिया गया, उसने भी केस लड़ा, वो भी केस हारा, और तब उसको जो सजा होनी थी सजा हुई। सबको पता है कि कसाब ने सबको मारा, लेकिन अगर उसको सजा डायरेक्ट दे दी है तो हमारी विधि प्रक्रिया क्या होगा? नियम है भैया, बस। बात समझ में आ रही है? आगे चले। अच्छा, बातें समझ में आ रही है कि नहीं विधायी प्रक्रिया क्या? क्योंकि शब्द समझेंगे तभी उसको याद कर पाएंगे आप। कभी किसी को समझाना भी पड़े तो भैया देखो ये क्या है, आंख मुंह बंद करके मत पढ़ा करिए, रटा मत करिए। पहली बात तो रटा मत करिए, शब्द का एक एक शब्द का अर्थ समझिए, अर्थ के साथ आपको याद हो जाएगा। आगे चले। एकल नागरिकता, अभी ये क्या बोलते हैं? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का अर्थ है कि आप भारत में केवल भारत की राष्ट्रीयता ले सकते हैं। अगर आपने किसी और देश की राष्ट्रीयता ली, आपको भारत की राष्ट्रीयता छोड़नी पड़ेगी।
बात समझ में आ रही है? बहुत सारे जगहों पर द्विराष्ट्रीयता है, लेकिन भारत में केवल एकल राष्ट्रीयता है। मतलब भारत में रहकर आप केवल भारत की राष्ट्रीयता ले सकते हैं, अन्य किसी देश की राष्ट्रीयता नहीं। बात समझ में आई? आगे चले इसमें मंत्रिमंडल प्रणाली, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मंत्रिमंडल प्रणाली राष्ट्रपति अपने काम काज के लिए, राष्ट्रपति जो अपना काम करता है उसके लिए कुछ मंत्रियों को रखता है, और उस मंत्री का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, पीएम। और जो अपने कार्यों के लिए रखेगा उसको मंत्रिमंडल का हेड, मंत्रिमंडल कहा जाएगा। मतलब राष्ट्रपति जो अपने काम के लिए रखेगा उसको क्या कहा जाएगा? मंत्रिमंडल। उसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। बात समझ में आई? आगे चलो। अब बाकी कल पढ़ाते हैं ब्रिटेन में, ठीक है? ब्रिटेन में और भी कुछ है, थोड़ा सा बता दूंगा कल, थोड़ा मुझे भी लेट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। Thank you.